शिक्षा का गुरुकुल। और आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हुए लेके आ गए हैं अपना सेकंड चैप्टर, यानी कि जो फाउंडेशन हिंदी है उसकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है वो है शतरंज की खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक स्टोरी है। तो आज उसमें उसी के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। और ये स्टोरी ना इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई और इतनी ज़्यादा ख़ास है कि इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। और ये मूवी ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पब्लिसिटी में रही थी पहले, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में थी। और ये मूवी के ऊपर ना जो सत्यजीत राय हैं उन्होंने 1977 में एक मूवी बनाई थी, और ये मूवी फिल्म फेयर अवार्ड जो होते हैं उसके तीन तीन अवार्ड जीत चुकी है। जो कि उनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो डायरेक्टर होते हैं, जो बेस्ट डायरेक्टर वो अवार्ड है वो भी सत्यजीत रे द्वारा उनको ही मिला था। बेस्ट मूवी का भी अवार्ड इसी कहानी पे आधारित ये जो मूवी बनी है इसी को मिला। और जो बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड है वो भी इस मूवी के नाम किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जबकि मतलब स्टोरी इतनी ख़ास है कि इसके ऊपर मूवी बनी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो ये तो रोमांचकारी होगी थोड़ी सी पढ़ने में और सुनने में भी। और अगर आपको ये सारी स्टोरी पढ़नी है तो आप आज की मेरी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना अगर आपकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही आती है इस स्टोरी में तो आप जा कर के मूवी देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित एक कहानी है, जिसे उन्होंने 1924 में, जो उनकी माधुरी पत्रिका होती थी उसके एक हिस्से में मतलब छिपी हुई थी और इसमें प्रकाशित किया गया था उसको। तो ये जो स्टोरी हमारी है वो उस टाइम को बताने की कोशिश कर रही है जब लखनऊ और जो अवध में जो था ना वो नवाबों का मतलब साम्राज्य था। नवाब जो लोग होते थे वो राज्य किया करते थे। तो अगर इतनी अच्छी स्टोरी है और इसके ऊपर इतना अच्छा मूवी वगैरह बना है तो थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो जो हम प्रेमचंद्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं और उनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले के एक लहमी नामक गांव में हुआ था। और इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। पिता इनके थे मुंशी अजायब राय, जो कि उन्हीं के गांव में एक जो डाक घर होते थे, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उसमें मुंशी के तौर पर काम किया करते थे। और इनका जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम है, जो ओरिजिनल नेम उनका था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो स्कूल टाइमिंग जो उन्होंने करी थी वो फ़ारसी में की थी, मतलब ये हिंदी और इन सब में नहीं पढ़ी थी, फ़ारसी में पढ़ा था इन्होंने। और जब ये 7 वर्ष के था तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और 15 साल के थे तब इनका विवाह हुआ था। और जब ये 16 वर्ष के हुए तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी संघर्ष वाला जीवन इनका बीता है। और इनकी 2 शादियाँ हुई थी। 1898 में इन्होंने मैट्रिक यानी कि 10वीं पास की। उसके बाद में कहीं अपने गांव के एक लोकल स्कूल में ये टीचर के तौर पर बतौर टीचर इन्होंने काम किया। और 1910 में फिर उन्होंने इंग्लिश, दर्शन, फारसी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेके इंटर पास किया। और 1919 में यानी कि आई थिंक 9 साल के गैप के बाद इन्होंने बीए पास किया, इंग्लिश, दर्शन, फारसी और हिस्ट्री जैसे ही सब्जेक्ट लेके फिर से वही। और बीए के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बन गए और वहाँ पे एक सरकारी नौकरी की। लेकिन उसी टाइम पर जो 1919 का समय है वो अगर हिस्ट्री में हम देखें तो वो टाइम तब का है जब महात्मा गांधी जी इंडिया में असहयोग आंदोलन को बनाए हुए थे, मतलब तब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में। तो उसी असहयोग आंदोलन से ये प्रभावित होकर और गांधी जी के कहने पर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। और उस सरकारी नौकरी को छोड़ कर के ये फिर साहित्यिक कला क्षेत्र में ही आ गए, और उन्होंने फिर अपनी कहानियाँ, पत्रिकाएं, निबंध और उपन्यास वगैरह लिखने का ही काम किया। तो 1900 तो आगे है इनका कि जैसे इन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी हैं वो मर्यादा, मंजूरी पत्रिकाओं आदि का संपादन किया, यानी कि उनको एडिटिंग वगैरह किया था। तो और आगे एक उन्होंने फिर आगे चलकर खुद ही का प्रेस खरीद लिया थोड़ा सा कर्जा वगैरह लेकर के। और ये प्रेस आगे जाके चला नहीं, थोड़ा सा बंद पड़ गया, इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था और काफ़ी सारे कारण रहे होंगे। और फिर इन्होंने इसे प्रेस को बंद करके ये वापस बनारस लौट आए, और वहाँ पे 8 अक्टूबर को 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। और
इनके जो 3 बच्चों के बारे में जैसे मैंने बताया था, तो उनका नाम, इनका जो पहला बेटा था उसका नाम अमृत राय और दूसरा श्रीपत राय, और इनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम था कमला देवी। और अब इनकी भाषाओं का बात कर लेते हैं। जो इन्होंने साहित्य में जो अपनी सारी कृतियाँ और लेखन वगैरह किया है, तो वो भाषा इनकी हिंदी और उर्दू रही है। मतलब हिंदी और उर्दू में ही इन्होंने अपनी ज़्यादातर पत्रिकाओं और किताबों का प्रकाशित किया था इसको। और साहित्य कला इनका मॉडर्न पीरियड में रहे थे, और मॉडर्न पीरियड के वो हैं, कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इसमें सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, करबला, प्रेम की देवी, पूस की रात, बड़े भाई साहब, मंत्री जैसी मतलब प्रमुख रचनाएं इनकी रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही थी। और हाँ, तो हम बात कर लेते हैं फिर प्रेमचंद जी की शैलियों के बारे में। तो शैली जो इनकी है, मतलब शैली बोलने से पहले मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कि शैली एक्चुअली में किसको बोलते हैं। मतलब शैली का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो शैली मतलब वो है, जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी बात को लेकर, मतलब किसी भी चीज़, मतलब बात को ना एक्सप्लेन करने का तरीका, जो ढंग और जो उनका प्रणाली होती है ना, जो किसी भी बात को अपना मतलब एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, उसे समझाने का, इसे बताने का, तो उसे क्या बोलते हैं, शैली बोलते हैं। तो शैली में इनकी थी मतलब जैसे कि इनकी शैली है वर्णनात्मक, यानी कि किसी विशेष वस्तु या विशेष जो बात है उसको बताने के लिए जो शैली को बांटा गया है, मतलब कई पार्ट्स में, तो उसमें वर्णनात्मक शैली इस चीज़ को दिखाती है हमें। फिर इनकी आगे की जो शैली है वो है व्यंग्यात्मक, यानी कि व्यंग करना, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति को मतलब दोष देना या किसी और के सामने जा कर के उसकी निंदा करना। तो इस चीज़ को लेकर के वो जो शैली यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक शैली। यानी कि इनकी कहानियों में ये व्यंग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली दिखाई देती है। भावात्मक शैली, तो भावात्मक शैली तो इनकी कहानी और स्टोरियाँ पढ़ते हैं तो उसी में अच्छे से एक्सप्लेन होता है कि उन्होंने कितने बारीकी से हर एक भाव को अपने को रिप्रेजेंट किया है उन कहानियों में। और विवेचनात्मक जो शैली है इनकी, जो उसमें कहानियों में पाई जाती है, तो वो किसी विवेचनात्मक का मतलब होता है, मतलब किसी भी कोई भी बात है या कोई भी विषय है तो उस पर ना एक ही तरफ की ना सुन के दोनों तरफ ही सुनना, मतलब अपोजिट उसकी लोगों की सुनना, कि मतलब ये बात जो है, ये जो विषय है वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू देखना उसके। तो ये विवेचनात्मक शैली कहलाती है। अब इनकी विधाओं की बात कर लेते हैं। विधाएं मतलब होता है जैसे कि ढंग, कोई भी मतलब तरीका कि मतलब किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है। तो इन्होंने जैसे कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे, निबंध लिखे हैं। और जो इन्होंने फिर एडिटिंग करी है वो इन्होंने की है माधुरी मर्यादा हंस जागरण नामक पत्रिकाओं की। तो जो हमारी माधुरी पत्रिका है उसी से आज की हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है। और आज की कहानी का हमारे का नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी हुई थी, 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो अब इनकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है जब अवध में नवाबों का राज्य था, नवाब लोग जो थे वो शासन करते थे। तो हमारी शुरू कहानी उस समय से होती है जो प्रेमचंद जी ने जिस दृश्य को दर्शाया, तो वो उन्होंने दर्शाया है जब लखनऊ में जो वाजिद अली शाह थे, उस समय के जो नवाब थे, उनका जो टाइम ऑफ पीरियड चल रहा था। तो उसके बारे में ये कहानी, उनकी जो पूरा साम्राज्य होता है वहाँ से लेके स्टार्ट होती है, उस वक्त के बारे में बताया गया। तो जैसे राजाओं महाराजाओं के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है कि ऐसा समय था, ऐसा समय था, लेकिन ये जो कहानी में जो उन्होंने वर्णन किया है वो कुछ अलग ही अपोजिट डायरेक्शन का कुछ बताया है। कि वहाँ के जो लोग थे ना वो अपने अपने ही भोग विलासों में व्यस्त थे, मतलब उन्हें किसी की दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी, किसी का भी कोई ऐसा वो नहीं था कि जो राज्य और राजभक्ति के लिए कुछ भी करना चाहता हो। सब अपने अपने में ही मस्त थे, अपने ही कामों में डूबे रहते थे, अपने ही कामों में लगे रहते थे, किसी की चिंता नहीं थी, ना राजा की, ना राज्य की, ना समाज की, ना किसी की। और उसी समय जब भोग विलास में इतना डूबा हुआ था और पूरा समाज भोग विलास में लिप्त था, सैनिक से लेके कोई भी सरकारी विभाग है, कोई भी आम आदमी है, यहाँ तक कि भिखारियाँ भी जो होते थे, वो अगर उन्हें भी कोई भी भीख भी मिल जाती थी ना, तो वो अपने लिए रोटी नहीं लेते थे, बल्कि जा कर के सीधे शराब और
इन सब का सेवन किया करते थे। मतलब वो भीख भी इसलिए मांगते थे क्योंकि हमें सिर्फ शराब और ये सब मिल जाए। अब हर जगह पे ऐसा माहौल उसमें दर्शाया गया कहानी में कि अगर कहीं पे भी चार लोग बैठे हैं तो वहाँ पे सिर्फ जुआ शराब और यही सब था। कोई अपने घर पे मतलब नाच गाने की महफिल सजा रहा है, कविगढ़ जो हैं वो बस अपने वो नए नए कहानियाँ और गीत लिखने में लगे हुए हैं। सरकारी विभाग में कोई काम ही नहीं होता था, बस सब लोग ना अपने अपने ही धुन में मस्त हैं। उसका मतलब इस के समाज के बारे में जो दर्शाया गया है इस कहानी के बारे में। लेकिन इस कहानी में हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं जो जिनके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है ये। तो उसमें मतलब जो पहला कैरेक्टर है हमारा वो है मिर्ज़ा साजिद अली और दूसरे हैं मीर रोशन अली। तो ये जो हैं वो वाजिद अली शाह के नुमाइंदे हैं, मतलब वहाँ पे उनके विभाग में काम करने वाले दो अधिकारी हैं। लेकिन इन दोनों को एक लत है और लत है उन्हें शतरंज खेलने की, और इतनी ज़्यादा दोस्त ये दोनों मित्र हैं और पक्के वाले दोस्त हैं। तो हमेशा मतलब शतरंज में ही लगे रहते हैं, इन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। इनके पास जागीरें थी, मतलब इनके जो पुरखे थे उनकी जागीरें थी, तो इन्हें अपने मतलब आम दिन के लिए अगर कि पैसा चाहिए या आगे के लिए काम करना चाहिए उससे कोई भी चिंता नहीं है। बस कारोबार तो इनका बस शतरंज ही थी। और इन दोनों की बेगमें थी, नौकर चाकर थे, और जब शतरंज खेलने बैठते थे तो वही खाना पानी तम्बाकू आदि उपलब्ध होता रहता था। मतलब खाने के एक बार खेलने बैठ जाएं तो फिर इन्हें दीन दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती थी। कभी शतरंज खेलने बैठे तो दोनों दोस्तों को सुबह से बैठे और शाम कब हो गई, दोपहर कब हो गई, रात कब हो गई, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। बस चाल पे चाल, चाल पे चाल, बस यही होता रहता था। दुखी होकर के जो इनके घर वाले भी थे, जो इनके नौकर चाकर थे, तो अगर बावर्ची जैसे खाना भी बनाता था तो वो इन्हीं के पास रख जाता था, क्योंकि ये दोनों तो वहाँ से उठ करके आने वाले हैं नहीं। तो ऐसे ही चलता रहा, चलता रहता था। तो एक दिन की घटना घटती है कि इनकी जो मिर्ज़ा साहब हैं उनकी बेगम के सर में दर्द होने लगता है। तो वो अपने नौकर को बोलती हैं कि जा कर के मिर्ज़ा साहब से कह दो कि बेगम के सर में दर्द है, जाके हकीम साहब को बुला लेके हैं। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो अपनी शतरंज में इतने मशरूफ़ थे, इतने ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें तो बस बेगम का इस तरीके से बार बार नौकरों को भेजना ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब वो उन्हें खेलने नहीं देना चाहती हैं। मतलब वो दखल अंदाजी कर रही हैं उनके बार बार उनकी शतरंज में। लेकिन जो मीर साहब होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि जाकर के एक बार पूछ आइए कि बेगम को क्या ज़रूरत है, क्यों वो ऐसे बुला रही हैं। लेकिन वो मीर साहब बोलते हैं कि सिर दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बस मुझे परेशान करने के सारे बहाने हैं। और वो मतलब इस बात को ज़्यादा लेते नहीं हैं, हल्के में लेकर के टाल देते हैं। तो फिर बेगम को गुस्सा आ जाता है और मतलब तो बेगम को गुस्सा हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और रूठ जाती हैं। और फिर मिर्ज़ा साहब बड़े ही देर बाद जा कर के पहुँचते हैं रूम में। तो उन्होंने पूछा होता है कि क्या हुआ है और कैसे। तो बेगम इतनी गुस्से में हो गई होती हैं, इतनी मतलब गुस्से में आ कर के फिर कमरे में आके जो उनकी शतरंज की जो चालें मोहरें वगैरह सब सजी हुई रखी थी, तो वो जो मतलब उनको त्योड़ियाँ बोलते हैं, जो शतरंज की मोहरें, तो उन सबको फेंक देती हैं। कुछ घर के बाहर फेंक देती हैं, कुछ अपने बेड के नीचे फेंक देती हैं और इधर उधर बिखरा देती हैं और सारा उलट देती हैं उसको, चेस को, जो उनकी शतरंज होती है। और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं मिर्ज़ा साहब पे कि तुम्हें शतरंज इतनी प्यारी है, तुम्हें दुनियादारी की चिंता नहीं है, कब क्या हो रहा है, बेगम चाहे मरी जाए आपकी। तो ऐसे करके और जो मीर साहब थे, जो उनके दोस्त थे, वो कमरे के बाहर टहल रहे होते हैं उस सीन में। तो मतलब वो उस कमरे में नहीं होते, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि शतरंजें बाहर आके गिरी हुई हैं तो उन्हें भी लगता है कि बेगम आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, तो वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो फिर बेगम दोबारा से उनसे बोलती हैं कि अब जा कर के उनको हकीम साहब को ले भी आइए कि अब कुछ और ही करवा के मानेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं वो। तो मिर्ज़ा साहब फिर उनको भी थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ होता है, तो इस चक्कर में वो हाकिम साहब के घर ना जा कर के फिर से मीर साहब के घर चले जाते हैं। और वहाँ जाके उनको पूरी वो सुनाते हैं, तो वो भी बताते हैं कि मैंने देखा था बेगम साहिबा को ज़्यादा ही नाराज़ थी। तो फिर मिर्ज़ा साहब पूछते हैं उनसे कि अब क्या किया जाए खेल का। तो मीर साहब जो हैं वो अब कहते हैं कि क्या किया जाए, अब खेल होगा, अब हमारे घर होगा और आप यहाँ आकर के खेला कीजिए। तो ये कल से महफिल यहीं पे जमेगी। तो दोनों मित्र तय कर लेते हैं कि हाँ चलो अच्छी बात है, अब
मीर साहब के घर ही से। तो ऐसे ही का उनकी फिर मीर साहब के यहाँ पे उनकी वो जमने लगती है महफ़िल, और सुबह से लेके शाम तक बस शतरंज शतरंज और शतरंज, और कोई काम ही नहीं होता। तो जो मीर साहब की बेगम होती हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी उनके शतरंज खेलने से, क्योंकि वो घर से बाहर रहते थे। तो वो बस यही चाहती थी कि बस वो घर से बाहर रहें और आराम से, मतलब वो अपना आराम से अकेले पूरा वो काटते रहें। कोई अज्ञात कारण थे जिसकी वजह से वो चाहती नहीं थी कि मीर साहब उनके घर में आसपास या उनके आसपास रहें। लेकिन जब मीर साहब वहीं पर शतरंज खेलने लगे और उन्हें कई महीने बीत गए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई इस बात से कि आखिरकार वो क्यों मतलब खेलते रहते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारा नौकरों के साथ में बुराइयाँ करने लगी, नौकर भी उनके साथ बुराइयाँ करने लगे। तो उन्होंने एक बड़ी कमाल की एक दिन तरकीब सूझी। तो उन्होंने, जैसे कि हमेशा होता था कि मीर साहब और मिर्ज़ा साहब खेलने बैठ जाते थे, तो उन्हें दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती थी। तो एक दिन एक घुड़सवार जो कि आता है और फिर उसकी आवाज़, मतलब बाहर से आवाज़ देता है कि मीर साहब हैं क्या। तो मीर साहब एकदम घबरा जाते हैं कि उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि आखिरकार ये क्यों पूछने आ गया, क्योंकि राजा साहब का नुमाइंदा होता है वो भी। तो वो अपने नौकर को बोल देते हैं कि जा कर के देख के आइए, और उसको बोल दिए कि मीर साहब घर पे नहीं है। तो वो जाता है, नौकर को बोल देता है कि मीर साहब तो घर पे नहीं है, और जब वो आ जाएंगे तो मैं उन्हें खबर कर दूंगा। तो वो गुस्से में बोल के चला जाता है, जो घुड़सवार होता है, कि आज नहीं है लेकिन कल मैं फिर आऊँगा और उन्हें लेकर के ही जाऊँगा, बादशाह का हुक्म आया है। तो वो ऐसे बोल के चला जाता है। तो मीर साहब और मिर्ज़ा साहब दोनों ही डर जाते हैं कि अगर बादशाह ने बुलाया है तो फिर कहीं अगर किसी काम पे लगा दिया तो हम शतरंज कैसे खेलेंगे अपनी। तो इस चक्कर में दोनों मित्र फिर दोबारा से प्लान बनाते हैं कि अब दोबारा से कोई और स्थान ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम मिले ही नहीं घर पे, तो हम जाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब जो शहंशाह हैं उनके पास। तो दोनों सोचते हैं, फिर एक चलते हैं कि गोमती नगर के किनारे एक वीरान मस्जिद थी। तो उन दोनों को उसका ख्याल आता है, तो फिर वो वहाँ पे चलने लग जाते हैं कि कल से जो महफिल है अब उस पुरानी मस्जिद और जो खंडर पड़ी हुई मस्जिद थी उसमें जमेगी। तो साथ में मतलब निकल जाते थे ताकि किसी की नज़र भी नहीं पड़े उन पर कि वो कहाँ जा रहे हैं, और बिल्कुल रात हो जाती थी तभी आते थे दोनों, ताकि किसी को ये नहीं मालूम पड़े कि वो जाते कहाँ हैं और आते कहाँ से हैं, और उनके जो नया ठिकाना है उनका शतरंज खेलने का उसका। लेकिन साथ में जाते हुए वो अपना सारा सामान अपना लेके हुए जाते, जैसे हुक्का चिलम दरी वगैरह। तो ऐसे ही खेलते खेलते फिर उस मस्जिद में उन्हें कई सारे महीने बीत जाते हैं। एक दिन फिर अचानक से जो मीर साहब होते हैं वो देखते हैं कि गोमती नदी के जो किनारे किनारे, जिसके किनारे उनकी मस्जिद थी, उसी से वो अंदर से देखते हैं कि गोमती नदी के किनारे किनारे अंग्रेज़ी सैनिकों की फ़ौज चली आ रही है। तो वो मिर्ज़ा साहब को बोलते हैं कि देखिए जनाब कि मतलब फ़ौज चली आ रही है अंग्रेज़ों की, और देखो साथ में तोप भी है। लेकिन मिर्ज़ा साहब तो अपनी शतरंज में इतने मशरूफ़ थे कि वो शह पे शह और मात पे मात दिए जा रहे थे मीर साहब को। तो वो उनसे मतलब मजाक में बोल देते हैं कि ये उल्लू किसी और को बनाइएगा, अपनी शतरंज पे ध्यान दो, अपनी चाल ये देखो शह और मात, और अगली ही बाजी में आपके मतलब आप हार जाओगे ऐसे करके। तो वो ध्यान भी नहीं देता है। तो इसी शतरंज के चक्कर में फिर मैं वो भी कुछ भी नहीं बोलते मीर साहब, और वो भी शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद उनकी महफिल फिर से जमने लगती है, फिर बाजी होती है, एक और बाजी होती है, एक और बाजी होती है, ऐसे करके खेलते खेलते उनको रात हो जाती है। फिर कुछ समय बाद जब वाजिद अली शाह को ना अंग्रेजी सैनिक गिरफ्तार करे हुए लेके जा रहे होते हैं, और पूरा शहर सोया हुआ होता है, उसे मतलब किसी शहर को भी नहीं पता होता है कि वहाँ का राजा इतनी शांति से, मतलब ना तो कहीं खून खराबा हुआ होता है, ना कोई भी लड़ाई वगैरह हुआ होता है, झगड़ा हुआ होता है। बस सीधे अंग्रेजी सैनिक आते हैं और वहाँ के जो नवाब साहब हैं उनको कैद किया, और किसी को खबर नहीं होती। तो इतना बेशर्मनाक जो ये हादसा था, इसको भी काफ़ी अच्छे से इसमें जो लेखक हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो सर झुकाए चला जा रहा था, इतना बड़ा जो नवाब था वो सर झुका करके चलता ही जा रहा था सैनिकों के साथ में। और मीर रोशन और मीर साहब उनकी जागीरदारें थीं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी, मतलब उन्हें नवाब साहब की रक्षा करनी चाहिए थी, उनके लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन वो दोनों जब देखते हैं कि मीर साहब मतलब जो नवाब साहब हैं वो कैद हुए चले जा रहे हैं सर झुकाए, लेकिन उन दोनों को कोई भी पड़ी नहीं थी, देशभक्ति तो उनके दिल में आई ही नहीं।
मतलब उस समय पर उन दोनों को लड़ना चाहिए था, उनके लिए सैनिकों के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी, अपने बादशाह को बचाना चाहिए था, उनकी ज़िंदगी को बचाना चाहिए था। लेकिन वो दोनों सिर्फ अपनी शतरंज में ही लगे रहे। मतलब जो ज़िंदगी उन्हें वहाँ पर गंवानी चाहिए थी अपने देश की रक्षा के लिए, वो उन्होंने गंवाई, लेकिन शतरंज के बादशाह के लिए। तो ये कहानी और थोड़ा सा आगे होती है। तो जब नवाब साहब कैद होकर के चले जाते हैं, तो उसके बाद में फिर से उन दोनों के बीच में बाजी होने लगती है। और इस बार जो मिर्ज़ा साहब थे उनकी बाजी कुछ कमज़ोर होती है, और मीर साहब उन्हें शह पे शह, मात पे मात दिए जा रहे थे। तो मिर्ज़ा साहब काफ़ी खिसिया रहे थे फिर बाद में, क्योंकि वो 3 बार हार चुके थे उनसे बार बार, और चौथी बाजी भी जब वो खेलने बैठे तो भी वो हारते ही जा रहे थे हर बार। मतलब एक बार हार गए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो गुस्सा तो भयंकर ही आ जाता है फिर तो। क्योंकि कोई कोई दिन होता है ना कि हमारे खेलने का दिन नहीं होता, तो वही वाला वो चल रहा था। तो खेलते खेलते उन दोनों में झड़प होने लग जाती है। मिर्ज़ा साहब इतने गर्म हुए होते हैं कि मतलब हर बात पे, हर चीज़ पे बस उन्हें मीर साहब को टोका टोकी करने लग जाते हैं। हर सब बात पे उन्हें सुनाने लग जाते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे चाले मन चलिए, आप ऐसे मोहरे क्यों उठाते हैं। आपको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चाल समझ में नहीं आ रही है, तो आप मोहरों को इधर उधर नहीं कीजिए आप। और फिर आगे नाम लगा दिया कि आपने मोहरे गायब कर दिए हैं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बातें इतनी बढ़ने लगती हैं, इतनी बहस होने लग जाती है दोनों में कि एक दूसरे के ही जो पुरखे हैं उनके बारे में जब गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं, उन दोनों के बारे में बोलने लग जाते हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाते हैं, गाली गलौच होने लग जाती हैं। गाली गलौचें इतनी ज़्यादा होने लग जाती हैं तो थोड़ी देर बाद ही खेल की बाजी में दोनों मित्र उलझ पड़ते हैं। मतलब खेल में ही इतना लड़ने बैठ जाते हैं। दोनों के पास मतलब कटार होती है, जो छोटा वाला जो चाकू होता है उसको बोलते हैं कटार, और जो तलवार होती हैं, तो जागीरदार तो थे ही और नवाब के नुमाइंदे हैं, तो तलवार और तलवारबाजी आना तो उन्हें पता ही था। तो दोनों में लड़ाई इतनी हो जाती है कि दोनों ही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही तलवारों की झंकार से मतलब थोड़ी सी देर में लड़ाई करके एक दूसरे पे तलवार चला दी होती है उन्होंने, और दोनों का ही अंत हो गया होता है और दोनों ही वहीं पे मर जाते हैं। और जो लेखक फिर आगे बोलते हैं इसके बारे में कि काश यह मौत नवाब वाजिद अली शाह के पक्ष में और ब्रिटिश सेना जो आई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए उसके विपक्ष में हुई होती, लेकिन उन्हें देशभक्ति के नाम से आज उनके बारे में हम किसी और तरीके से पढ़ रहे होते, लेकिन आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं एज अ जो कि जिनकी वजह से आज इतना बड़ा नवाब, जो इतना बड़ा शहंशाह था, वो ऐसे ही गिरफ्तार हुए चला जा रहा था और उन्होंने जान भी दे दी। तो किसके पीछे? शतरंज के नवाबों के पीछे, जो उसके शहंशाह थे उसके पीछे। और दृश्य यहीं पर समाप्त होता है और दोनों की लाशें उसी वीरान खंडर पड़ी मस्जिद जो है उसमें पड़ी रह जाती हैं। तो आज की कहानी हमारी होती है समाप्त। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना।